सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिटरेरी टर्म। लिटरेरी टर्म तुम तीनों ईयरों में पढ़ोगे, चाहे तुम्हारी फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो। यहाँ तक कि लिटरेरी टर्म्स का तुम अपने जितने भी, चाहे एमए में हो, जब तक तुम लिटरेचर के स्टूडेंट रहोगे तब तक लिटरेरी टर्म का जो स्टडी है वो करते रहोगे। किसी ना किसी फॉर्म में तुम्हें ये लिटरेरी टर्म मिलती रहेगी। लिटरेरी टर्म सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये है कि लिटरेरी टर्म होता क्या है। लिटरेरी टर्म्स एक टेक्निक, एक स्टाइल होती है जिसके थ्रू कोई भी राइटर, कोई भी पोइट अपनी पोइम को लिखता है। एक तरह से क्या होती है, एक टेक्निक और स्टाइल होती है। जब हमने पहले पोइम्स पढ़ाई थी तब हमने इस बात को डिस्कस किया था ना कि किस तरह से जो 14 लाइन की पोइम है वो सोनेट होती है, और किस तरह से उनमें रिदम्स होती हैं, किस तरह से उनमें मीटर्स यूज़ होते हैं, और कब वो, जैसे अगर 6 लाइन की, अगर जैसे सोनेट है तो जैसे ऊपर की उसकी 6 लाइन सेक्सटेट होती हैं और जो 8 लाइन होती है वो ऑक्टेव होती है। जब मैंने आपको रिदमिंग पैटर्न बता दिया था, कुछ पोइम तुम आपने जैसे पेलिंकन वियरर का स्टडी की थी, उसमें क्या वो एज ए सॉन्ग के फॉर्म में थी ना। तो इन द सेम वे कोई भी जो पोइम है, कुछ पोइम मैंने बताया था कि फ्री वर्स में लिखी होती है। फ्री वर्स इन द सेंस उसमें ना तो मीटर होता है ना ही रिदम होता है। जब ऐसे पोइट क्यों लिखते हैं भाई, किसी ना किसी टेक्निक के हिसाब से, किसी स्टाइल में तो लिखते हैं। जिस तरह से इंग्लिश ग्रामर में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स पर वो डिपेंडेंट होती है, इन द सेम वे हमारी जो पोइम का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम बोलते हैं कि इसकी लैंग्वेज जी है, इसमें पोइट ने सिमली यूज़ किया, इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया। जैसे तुम्हारे हिंदी में रूपक, यमक, अलंकार होते हैं, इन द सेम वे इंग्लिश में भी फिगर ऑफ स्पीच के नाम से कुछ और लैंग्वेज के ऑर्नामेंट होते हैं, आभूषण होते हैं। यदि वो किसी पोइम में यूज़ होते हैं तो वो पोइम बहुत अच्छी बन जाती है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लिटरेरी टर्म हो क्या है। तो लिटरेरी टर्म क्या है, एक टेक्निक है, एक स्टाइल है, जिसमें ही कोई भी पोइट या राइटर अपनी क्रिएशन को लिखता है। और ऐसा क्यों लिखता है, ताकि वो रीडरों को और जो भी स्पीकर्स हैं, जो भी उसको पढ़ें, उन पर उसको जो भी क्रिएट किया है उसने, उस पर जोर दे सके, उसमें अपनी जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएशन किया है उसमें कुछ मैजिक क्रिएट कर सकें। इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं अलग अलग। जैसे हमारे जैसे फिजिकल है तो फिजिकल ऑर्नामेंट में हमारे कई तरह से नाक में पहनते हैं, कान में इस तरह से पहनते हैं। इन द सेम वे लैंग्वेज के भी ऑर्नामेंट होते हैं। वो ऑर्नामेंट कैसे होते हैं कि जैसे अगर किसी लैंग्वेज, कोई पोइम लिखी पोइट ने और सिंपल में ऐसे ही लिख दी, ना कोई किसी तरह का उसने स्ट्रक्चर मेंटेन किया, ना ही उसे किसी सॉन्ग के फॉर्म में यूज़ किया, ना ही किसी रिदम स्कीम में लिखा, तो क्या आपको वो पोइम पढ़ने में अच्छी लगती है? नहीं लगी। बिना ऑर्नामेंट के वो पोइम अच्छी नहीं लगी। अब हमको स्टडी उन्हीं ऑर्नामेंटों की करने की, लैंग्वेज के ऑर्नामेंट या आभूषण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि लिटरेरी टर्म होता क्या है। लिटरेरी टर्म क्या है, एक टेक्निक होती है, एक स्टाइल के फॉर्म में होती है, जिसमें भी कोई भी पोइट, कोई भी राइटर अपनी क्रिएशन को लिखता है। और वो ऐसा क्यों लिखता है, ताकि जो उसकी क्रिएशन है उसको पे वो जोर दे सके, कोई भी पढ़ने वाला उसको अच्छे से पढ़ सके, वो दिखने में भी अच्छी लगे, और जो एक्चुअल जो मीनिंग है, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी कंपोजिशन की, वो बरकरार हो सके। मतलब कि जो भी उसने क्रिएट किया उसकी मजबूती तभी आएगी जब वो पर्टिकुलर कुछ लैंग्वेज के ऑर्नामेंट अपनी क्रिएशन में यूज़ करेगा। ठीक है, कोई भी अगर कोई अदर पर्सन है, जैसे क्रिटिसिज्म में, तो अब जब आप एमए में आओगे तो क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक चैप्टर आएगा। अभी तो आप पोएम में क्रिटिकल एप्रिशिएशन के तौर पे करते रहोगे, लेकिन लेटर जब एमए में आओगे तब क्रिटिकल एप्रिशिएशन के नाम से टॉपिक्स आएगा, उसमें क्रिटिकल थ्योरी होगी। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी पोएम किसी भी पोइट की लेके कोई व्यक्ति उसको अच्छे से स्टडी करता है, उसके ओरिजिन को, उसकी स्टाइल के, इसकी स्ट्रक्चर को, उसकी लैंग्वेज को, तो हर चीज़ को अगर स्टडी करेगा तो उसके लिए भी तो ज़रूरी है कि कोई हर पोइट अपनी जो पोएम है उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखे, ताकि दूसरे जो स्टडी करने वाले हैं उस पोएम को इजीली समझ जाएं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है कि अब तुम्हारा लिटरेरी टर्म का डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब सेकंड आता है कि इसमें क्या चीज़ होता है, लिटरेरी टर्म में ऐसा क्या यूज़ करते हैं। इसमें एक फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिससे कि जो तुम क्रिएशन है वो अच्छी लगे, जो भी क्रिएशन की है पोइट ने वो दिखने में भी अच्छी लगे और उसका कुछ प्रॉपर वो मीनिंग देती हो, और उस मीनिंग को इजीली जो स्टडी करने वाले हैं उसको गेन कर सकें, उससे वो कनेक्ट हो सकें। तो ये तो था तुम्हारा लिटरेरी टर्म वाला कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच का जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर आते हैं।
जब लिटरेरी टर्म क्लियर होगा तो बेसिकली तुम्हारा फिगर ऑफ स्पीच भी क्लियर हो जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, ये भी एक टेक्निक होती है जो लैंग्वेज की ब्यूटी को इंक्रीज करती है। जैसे कोई भी पोइम अगर तुमने सिंपल लैंग्वेज में लिखी, जैसे मैं लिखती हूँ सी इज़ लवली एज रोज, मैं सी इज़ एज ब्यूटीफुल एज रोज, तो अगर मैं पोइम में ये लाइन्स यूज़ करूँ तो क्या मेरी पोइम्स अच्छी नहीं लगेगी? अब रीड आउट में भी अच्छी लग रही है और मेरी मतलब मुझे वैसे भी उसका जो फॉर्म क्रिएट हुई है, जो मैंने उसकी फॉर्म बनाई है पोएम की, वो भी तो अच्छी लगती है। तो एक तरह से यह क्या करती है, लॉन्ग लैंग्वेज को डेकोरेट करने का काम करती हैं, और जो स्पेशली हमारे किसका हिस्सा होती है, पोइट्री का हिस्सा होती है। इसको जो जितने भी सिमिली है इनको प्रोज में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पोइट्री में ही इनको यूज़ किया जाता है। लेकिन पोइट्री में पोइम शॉर्ट फॉर्म की होती है, कुछ पोइम लॉन्ग होती है जिनको लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स होते हैं, लेकिन कुछ शॉर्ट फॉर्म की होती हैं, कुछ सोनेट होती हैं, कुछ लिरिक्स होती हैं, कुछ एलेजी होती है। तो इन पोइम को हम कैसे डिवाइड करते हैं अलग अलग फॉर्म में, तो ये सब चीज़ें हम उनकी जो स्ट्रक्चर है पोइम का उसी से तो पता चलेगा हमें। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, हमारी जो ब्यूटी होती है लैंग्वेज की उसको इंक्रीज करते हैं। मतलब ब्यूटी, लैंग्वेज की ब्यूटी तभी जाके अच्छी लगेगी जब प्रॉपर फॉर्म में प्रॉपर फिगर यूज करके उस पोइम को अच्छा बनाते हैं। ठीक है, एक पोएटिक डिवाइस होती है जिसका मेन पॉइंट ये होता है कि इसमें जो मीनिंग है उसको पोइट हम क्लियर कर लेते हैं। इसके अलावा जो लैंग्वेज है वो भी बहुत ज़्यादा ग्राफिक और विविध हो जाती है। जैसे आपको मैंने जो पोइम पढ़ाई थी याद है, प्लैंकेनवियरर। अगर प्लैंकेनवियरर में जो पोइटेस है सरोजिनी नायडू अगर बार बार कंपेयर नहीं करती अपनी ब्राइड का, कभी स्टार्स के साथ में, कभी उसमें साथ में फ्लावर्स के साथ में, कभी वर्ड्स के साथ में, तो क्या वो पोइम आपको अच्छी लगती? नहीं लगती। तो इसीलिए पोइम की अगर ब्यूटी भी पोइम, आपको जो पोइम है कितनी शॉर्ट पोइम है लेकिन वो सुंदर तभी तो लगी जब पोइटेज ने फिगरेटिव लैंग्वेज में लिखी, उसमें प्रॉपर ढंग से सिमिलीज का यूज़ किया, तभी जाके तो आपको वो पोइम अट्रैक्टिव लगी। और जब आपने उस पोइम को स्टडी किया था तो एक इमेज आपके अंदर क्रिएट हो गई थी ना, हो गई थी। तो यही बात, ये फिगरेटिव जो स्पीच है आपका, इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि एक तो ये क्या होता है, ब्यूटी को इंक्रीज कर देता है लैंग्वेज को, और दूसरा जो पोइम कहना चाहती है उसका पॉइंट क्लियर कर देता है और हमको पोइम इजीली अंडरस्टूड हो जाती है, हम उसको इजीली समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये इसमें जो लैंग्वेज वो ग्राफिक और विविध हो जाती है। अब ग्राफिक और विविध कैसे हो जाती है, जब हम किसी पोइम को स्टडी करते हैं तो जैसे ब्राइड है तो तुमने सोच लिया, तुम्हारे अंदर एक तरह से इमेज क्रिएट हो गई होगी। कैसे क्रिएट हो गई कि किस तरह से प्लैंकेनवियरर को ले जाया जा रहा होगा, किस तरह से वो एक तरह से वो जा रही होगी, किस तरह से वहाँ का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, तो एक इमेज तुम्हारे अंदर क्रिएट हो जाती है। जिस तरह शादी का माहौल आजकल चल रहा है तो वैसी इमेज तुम्हारे अंदर भी तो क्रिएट हो जाती है कि कैसे जा रही होगी, कैसे उसके हाव भाव होंगे, किस तरह की मूवमेंट कर रही होगी। तो इन चीज़ों को बताने के लिए पोइट हमारे क्या करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच अपनी पोएमों में यूज करते हैं। तो इनको ऑर्नामेंट ऑफ लैंग्वेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे यदि अगर कोई लाइन सिंपल भी लिखी है लेकिन अगर हम इनका यूज़ करते हैं तो वो लाइन बहुत सुंदर होगी। एक तरह से लैंग्वेज के ऑर्नामेंट इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिटरेरी टर्म हो गया। लिटरेरी टर्म में सारी फिगर ऑफ स्पीच, कोई लाइंस, ये सब कुछ आता है। लिटरेरी टर्म बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, जबकि फिगर ऑफ स्पीच में आपके वो चीज़ आती है जो आपकी लैंग्वेज को ऑर्नामेंट देती है, आभूषण देती है। ठीक है, तो ये आपका दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, लिटरेरी टर्म क्लियर हो गई एंड इसके बाद में फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हम सिमिली पे, आ जाते हैं कि सिमिली क्या है। उसके बाद में मेटाफर पढ़ेंगे और बाद में हम इन दोनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिमिली को। ठीक है, सिमिली भी एक फिगर ऑफ स्पीच में इम्पॉर्टेंट प्लेस है। शायद हिंदी में इसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इंग्लिश की बात कर रही हूँ, हिंदी का मुझे नहीं पता। ठीक है, तो जो सिमिली है वो एक जो लैटिन वर्ड है, एक सिमिलिज, लैटिन वर्ड क्या है, सिमिलिज, वहाँ से इसको लिया है सिमिली वर्ड को, और जिसका मतलब होता है लाइकनेस या सिमिलरिटी होना दो चीज़ों के बीच में। तो सिमिली का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या करता है, ये हमेशा डिसिमिलर ऑब्जेक्ट की और या कोई या तो डिसिमिलर कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई कॉन्सेप्ट हो, उन सब की क्या करता है, कंपेयर करता है, और इसके लिए वो लाइक और एज वर्ड यूज करता है। जहाँ कहीं भी तुम्हें लाइक और एज वर्ड कंपैरिजन के लिए यूज दिख जाएं तब जाके तुम क्या बोलोगे कि वहाँ पर सिमिली यूज़ हुई। फिर मैं इसको फिर से स्टडी कराती हूँ कि यहाँ तक समझ में आएगा कि ये लैटिन वर्ड है,
और कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया है। और लैटिन वर्ड का मीनिंग क्या है, सिमिलीज का लाइकनेस और सिमिलरिटी इसका मीनिंग है। सेकंड पे इसमें बोलते हैं कि टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट का, या फिर ऑब्जेक्ट या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो, को देखो जो भी चीज़, या तो कोई दो पर्सन हो या कोई दो वस्तु हो या कोई आइडिया हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मैं फिक्स बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि दो भी चीज़ें चाहे उनमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटी होनी चाहिए। जैसे मैं बोलती हूँ सी इज़ एज ब्यूटीफुल एज रोज़, तो भाई उसमें थोड़ी तो सिमिलरिटी है कि हो सकता है 100% वो रोज़ की तरह सुंदर ना हो, लेकिन 90% तो होगी। तो इस तरह से उनमें हल्की सी क्या हो, सिमिलरिटी होनी चाहिए। तो इस तरह से इसमें डिसिमिलर ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करने के लिए उनको कंपेयर किया जाता है अनदर थिंग्स के साथ में, और यूज किया जाता है लाइक और एज वर्ड। ठीक है, इसमें जो कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में, उनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन होना चाहिए। जैसे मैंने अभी गर्ल्स का एग्जाम्पल दिया था। इन द सेम वे एक सिमिली जो इमोशन की फीलिंग ज़्यादा देती है, और जब हम किसी चीज़ को राइटिंग करते हैं और उसमें सिमिली यूज़ करते हैं तो उसमें एक तरह से इमोशन डाल दी जाती है। इन द सेम में जैसे मैंने वो उस दिन एग्जांपल लिया था प्रियंकर वियर में से, कि जो ब्राइड है वो कैसी है, सी लुक्स लाइक ए फ्लावर्स, और या फिर उसको बोलते हैं, उसको बताती हूँ मैं आपको कि किस तरह से वो पोइट यूज़ करती है। जैसे सी स्वेज लाइक ए फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग, सी स्किम्स लाइक ए वर्ड्स ऑन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रीम। तो इसमें जो स्वेज लाइक, वो फूल की तरह इधर उधर उस पालकी में झूलती रहती है। तो जो ब्राइड है उसकी कंपेयर कहाँ से किया है, फ्लावर से किया है, और जो फ्लावर किसकी वजह से, हवा की वजह से इधर उधर हिल रहा हो। तो क्या अगर पोइटेस इस लाइन को बहुत सिंपल वर्डों में लिखती तो क्या ये लाइन हम अच्छी रखती, लेकिन दोनों चीज़ें में कुछ ना कुछ कंपेयर तो थी, पालकी हिल रही थी और वो फूल भी हिल रहा है, तो उनका जो मूवमेंट है वो उसमें थोड़े सा तो कॉमन सिमिलरिटी है। इस सिमिलरिटी को बताने के लिए ही हम क्या यूज़ करते हैं, सिमिली। वैसे तो आप डायरेक्टली इसमें लाइक वर्ड को देख के ही समझ जाओगे कि इसमें क्या यूज़ हुई है, सिमिली। यदि एज होता तो आप एज देख के भी इसमें समझ जाते हैं कि इसमें क्या यूज़ हुई है, सिमिली हुई है। तो अब जब सिमिली किसी चीज़ से क्या करती है, इमोशन कनेक्ट कर लेती है। इसके लिए जैसे इसमें जो वर्ड्स, जो आपकी ब्राइड रहती है उसको फ्लावर से कनेक्ट करके उसकी जो क्वालिटीज़ हैं ब्राइड की वो हमें बता दी गई थी ना। तो इन द सेम में जो सिमिली है वो क्या करती है, इमोशन क्रिएट करती है, जिससे कि जो राइटिंग स्टाइल है बहुत ब्यूटीफुल लगती है, जो भी राइट किया हुआ है वो बहुत सुंदर लगता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, माई लाइफ इज़ लाइक एन ओपन हाईवे, मेरा जीवन ओपन हाईवे की तरह है। तो क्या हम दो मतलब ओपन हाईवे कैसे है, अब सड़क पे आते जाते पता चल रहा है कि लाइफ में कब कौन आ रहा है, सड़क पे कौन आ रहा जा रहा है। तो इन दस में लाइफ में कब कौन सी प्रॉब्लम आ जाए हमें पता रहता है, नहीं रह पता। तो इस तरह से थोड़ी सी कॉमन होना ही क्या है, सिमिली। और इसमें डिसिमिलर चीज़ें, जो असमान चीज़ों की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। ठीक है, यहाँ समझ गए। और इस तुलना करने के लिए इसमें लाइक और एज वर्ड यूज किए जाते हैं। तो जो इसमें एक लाइन और मैंने यूज की, एक कंपैरिजन इज एक्सप्लिसिट। जो कंपैरिजन है एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट होना चाहिए कि तुमने उन दोनों की तुलना क्यों की है और किस मीनिंग को देने के लिए तुमने उन दोनों की तुलना की है। जैसे माई लाइफ इज़ लाइक एन ओपन हाईवे, तो वो अपनी लाइफ को ओपन है उसकी लाइफ, मतलब कि लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल हर्डल्स जो परेशानी आती रहती है, तो ऐसे तो नहीं हमने बुलाया चला आ जा परेशानी आ जा, तो ऐसा तो नहीं होता। इसी तरह जो सड़क पे तो कई सारे साधन आते और जाते, तो क्या कोई काउंटिंग करते भाई तुम अब आने वाला। तो इन द सेम में जिस तरह से हमारा जीवन एक ओपन हाईवे की तरह है, जिसमें थोड़ा सा कॉमन चीज़ होने की वजह से जो हमारा पोइट उन दोनों को क्या करता है, कंपैरिजन करता है। तो ये आपकी सिमिली है। इस सिमिली में एक तरह की लाइकनेस भावना होती है। लाइकनेस मतलब एक अच्छाई होती है जो दो चीज़ों के बीच में, तो चाहे डिफरेंट थिंग्स हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो या कोई इवेंट्स हो, सभी के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज की जाती है। इसमें जो सिमिली है उसका मेन मोटिव ये है कि सिमिलरिटी इन डिसिमिलरिटी, असमान चीज़ों में ही समानता ढूंढने का काम क्या करती है, आपकी सिमिली करती है। तो ये जैसे मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स भी दिए कि आई वंडर्ड ओनली एज ए क्लाउड, कि मैं वैसे घूमता हूँ जैसे कि कोई बादल बिना उद्देश्य के घूमते रहता। तो यहाँ पर जो पोइट है अपनी कंपैरिजन किससे कर रहा है, क्लाउड से कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से उसने कुछ, लेकिन रियल होना चाहिए।
जब हम किसी पर्सन की अगर कंपैरिजन करते हैं तो रियल होनी चाहिए, दोनों में कुछ चीज़ें रियल होनी चाहिए और तभी जाके तो हम कंपैरिजन करेंगे। ऐसा नहीं भाई मैं बोल देती हूँ कि ये टेबल इतनी ब्यूटीफुल है जितनी मतलब कि एक गर्ल है, तो क्या ऐसी पॉसिबल है? लेकिन सिमिली का मतलब ये है कि तुम उन दोनों में कुछ हद तक तो कॉमन होना चाहिए, कुछ हद तक तो उनमें कॉमन या कुछ एक्चुअली में जो आपकी सिमिली जो यूज़ कर रहे हो वो रियल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सिमिली का कॉन्सेप्ट क्लियर था। इसमें एक एग्जांपल और लेती हूँ जो आपके सिलेबस में एडमंड स्पेंसर की पोइमा आइस एंड फायर में है, माई लव इज़ लाइक टू आइस एंड आई टू फायर। तो कि मेरा प्यार तो किसकी तरह, बर्फ की तरह, लेकिन मैं कैसा हूँ, आग की तरह। तो यहाँ पर उसकी जो विलव्ड है, मतलब मेरा प्यार, तो उसकी विलव्ड कैसी है, आइस, बल्कि वो कैसा है, फायर। तो ये दोनों एकदम अपोजिट चीज़ है, अपोजिट है, लेकिन वो अपनी विलव्ड को आइस की तरह सॉफ्ट मानता है और खुद को एक्चुअली जब मेल में होता है कि उसमें उग्रनेस होती है थोड़ी। तो जितने भी जैसे उग्र चीज़ अगर नेचर में बिलोंगेड हैं, जैसे कि सी को हम हर नहीं बता सकते ना, क्यों नहीं बता, क्योंकि उसमें उग्र चीज़ हैं। अर्थ लेडी के फॉर्म में है, तो इस तरह से जिस तरह से कुछ चीज़ें उग्र होती हैं नेचर वाइज, ह्यूमन और मतलब लेडी और मेल के नेचर पे ही उनको डिवाइड कर दिया गया है। तो इस तरह से ये सिमिली आपका फॉर्म था। सिमिली में फिर से इसको डिस्कस और करते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि सिमिली वो होती है जिसमें डिसिमिलर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किया जाता है और इसके लिए कंपैरिजन करने के लिए लाइक और एज वर्ड यूज किए जाता है। लेकिन जब भी हम उनका कंपैरिजन करें तो कुछ ना कुछ उसमें कॉमन होना जरूरी है। और आपकी जो सिमिली है, जो सिमिली आप जिसके लिए कर रहे हो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हो, तो उनमें कुछ रियल होना चाहिए और वो सिमिली आपकी रियल और एक तरह से ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो ये आपका सिमिली था। सिमिली में अगर कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछ सकते हो।